अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। और कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में अभी कुछ ही लम्हे रह गए। अगर कहा जाए कि जो सियासी गहमा गहमी सड़कों पे नजर आ रही है कैंटोनमेंट इलेक्शंस 2021 के हवाले से, अब ये कुछ ही देर में थमने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने जा रहा है और चंद ही घंटों बाद ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन के रोज आखिर कौन कामयाब होता है, कौन फतेयाब होता है। और अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से, तो सूरत हाल तब्दील बहुत तेजी से होती नजर आ रही है। पिछले साल शायद किसी ने गुमान भी ना किया होगा, पिछले इलेक्शंस में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक साइजेबल अपनी बढ़तरी दिखाई कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में, खासतौर पर क्लिफ्टन की सतह पर बात करें तो काफी बड़ी बढ़तरी नजर आई। दूसरी जानिब कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात इस लिहाज से भी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि अवाम के लिए जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनके हल का एक बेहतरीन जरिया होता है वो नुमाइंदा जो उनके घरों की दहलीज के पास मौजूद हो, इनके घरों से करीब मौजूद हो और उनके रोजमर्रा के मामलात के ऊपर इसके जो असरात हैं, उसमें जो इशूज हैं, जो मसाइल हैं, उसको हल करने की सख्त रखता हूं। आज भी हम कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे और ये कैंटोनमेंट इलेक्शन से कबल हमारा आखिरी प्रोग्राम होने जा रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो शख्सियात ज्वाइन कर रही हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से, और कुछ लोग हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब ताहिर बख्श साहब, जो कि वार्ड 3 से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर तहरीक से इनका ताल्लुक है, सीनियर कैंडिडेट है उनकी तरफ से। इसके अलावा हमारे साथ ज्वाइन करें अब्दुल सत्तार गुजर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से, और साथ ही हमें मुस्लिम लीग फंक्शनल से शकील अहमद तारिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट स्पेशल कैंटोनमेंट बोर्ड से कंटेस्ट करने जा रहे हैं और हमें कुछ ही देर में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे अजीज सोहरवर्दी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पिछली बार वाइस चेयरमैन भी रहे। काफी सारी कहानियां, काफी सारी बातें इनके हवाले से, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आगाज करेंगे, जरा अजीज सोहरवर्दी साहब से बात करते हैं। अजीज साहब से जानेंगे कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल कैसा है। अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब जरा ये फरमा दें कि लास्ट टाइम जब आप एज अ वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए, काफी ज्यादा बात की जा रही है, वो टेन्योर कैसा था? क्या एज अ कैंटोनमेंट बोर्ड में एज अ वाइस चेयरमैन सर्व करना आसान होता है? इसके दो बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा। एक तो अल्लाह का फजल है कि ये पिछले जो 4.5 साल गुजरे वो बहुत ही आमादगी के साथ, बाकी काउंसिल के साथ गुजरे, क्योंकि आपको पता है कैंटोनमेंट के इलेक्शन एक्ट के तहत भी नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे होते हैं। ये तो 2015 में लाहौर हाई कोर्ट ने इनको लास्ट मोमेंट पे कर दिया था पार्टी के। तो उसके बावजूद के क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में मैं जब वाइस प्रेसिडेंट था तो इसमें पीपल्स पार्टी के, एमपीएम के और तहरीक इंसाफ के लोग थे और एक सीट जमात इस्लामी के पास थी। लेकिन मैं क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट था, मेरा ये फर्ज था कि मैं सब इलेक्टेड थे। पहले काउंसिलर इलेक्ट होते हैं हम, फिर उसमें से जो बनता है वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने पूरी कोशिश की कि सबको साथ लेके चलूं और किसी को ये एहसास ना हो कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखता हो, वो इलेक्ट होके आए थे। और यही वजह है कि अल्लाह के फजल से मैंने यहाँ पर पूरा टेन्योर गुजारा और मेरे खिलाफ कोई इसकी सियासी बात नहीं हुई, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं मूव हुआ। और बेसिकली ये रेजिडेंट्स में जो कुछ चीजें फैलाई गई हैं, रेजिडेंट्स को कैंटोनमेंट के जो सिलसिले के गवर्नेंस का तरीका है उसके बारे में आगाही कम लोगों को। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एक्ट के तहत बाकी सिर्फ इलेक्शन हुआ पॉलिटिकल बेसिस पर, उसके बाद कोई पार्टी का इसमें दखल नहीं था। और इस पे इतने चेक्स एंड बैलेंसेस है। 2-3 बातें मैं क्लैरिफाई करूं जो कि बदकिस्मती से मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जो चीजें इधर उजागर की जा रही, पहली बात कहते हैं तनख्वाह मिलती है, ये सबको पता होना चाहिए कि ना काउंसलर को ना वाइस प्रेसिडेंट को कोई तनख्वाह मिलती है। ये कई लोग साहब ने फरमाया कि जी 1.5 लाख रुपए वाइस प्रेसिडेंट को मिलती। मैं पहले भी सिविल मेंबर रहा, वो भी वॉलंटरी था, मतलब कोई तनख्वाह नहीं। सही। जिनको शौक होता है लोगों के काम करने का, इसमें आ जाते पब्लिक सर्विस में, वो करते हैं। और हम इलेक्ट भी हुए, वो कि हमने बना के भेजा था कि इधर। मैं अब अपनी बात करूं तो अल्लाह के फजल से मैं 36 साल मैंने पीआई में काम किया। मैंने इतना अल्लाह के फजल से 40 साल से मेरे इनकम टैक्स क्लियर है।
اتنا میں نے اپنے لیے کر لیا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں, یہ مجھے آئی ایم اوور 60 نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ میں کسی جگہ پر بیٹھ کے لوگوں کی ہیلپ کروں. عزیز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ معذرت صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ لاسٹ دور, میں ایک چیز کلیریفائی کروں کہ یہ جو تنخواہ کی بات کی جاتی ہے نا, یہاں کوئی تنخواہ نہیں. اچھا چلے اگر آپ کلیریفائی کرنے کے موڈ میں تو ذرا یہ بھی کلیریفائی کر دیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے کیا آپ اس کے بعد کسی اور پارٹی میں شمولیت حاصل کی تھی یا آپ ڈائریکٹلی ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ رہے تھے؟ بالکل, میں نے کسی پارٹی میں, جو بھی میرے سب پارٹی سے تعلقات ہیں, لیکن میں نے کسی پارٹی کو, یہ بھی بدقسمتی ہے کہ یہ پرچار کرتے رہتے لوگ, میں نے اس کو جوائن, میں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. سب کو پتا ہے یہاں پر کینٹونمنٹ ہو سکتی, اگر ایز میڈیا ایز صحافی آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا کینٹونمنٹ میں, پتا کریں, مجھ سے نہیں پوچھیں, آپ پوچھے جا کے جو ادھر ایگزیکٹو آفیسر ہے کہ میں کسی پارٹی کو میں نے جوائن کیا, یہاں کو پارٹی بیسس پہ کچھ ہو رہا تھا نہیں. اوپر ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اسٹیشن کمانڈر ہوتے ہیں, صحیح ہے, لیگلی سارے ایگزیکٹو اختیار وی پی کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ بھی بڑا بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ جی وی پی یہاں پر بڑا کوئی بہت بڑی چیز ہے. پریزیڈنٹ آف دا بورڈ از دا سرونگ اسٹیشن کمانڈر, ہی از اے آفیسر ان یونیفارم, ہی از اے بریگیڈیئر, ہی رپورٹس ٹو دا کور کمانڈر, اینڈ دس از اے ویری رسپانسبل, یہ جو عہدہ ہے اس پہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ آئینی قانونی طور پر ایگزیکٹو اختیار نہ کسی کاؤنسلر کے پاس ہے, نہ وائس پریزیڈنٹ کے پاس ہے. ایگزیکٹو اختیار سب ویسٹ کرتا ہے ان دا اسٹیشن کے پاس, ٹھیک, اینڈ ایگزیکیوٹ جو ہوتا ہے تھرو دا CEO آف دا کینٹونمنٹ. ٹھیک, مجھے ایک وقت دیں تھوڑا سا, کیونکہ طاہر بخش صاحب کو میں ذرا شامل گفتگو کرنا چاہوں گا, ان کا تعلق بھی کینٹونمنٹ بورڈ سے ہی ہے اور وہ بھی کینٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ 3 سے کنٹیسٹ کریں. طاہر بخش صاحب, عزیز سہروردی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات جو پچھلی بار ہوئے, عوام کچھ اس سے مایوس رہی, کچھ اس میں کافی ملا جلا رجحان ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں پچھلے سال کی پرفارمنس کینٹونمنٹ بورڈ کی کس طریقے سے رہی تھی؟ میرے خیال سے تو بالکل زیرو ہے. جی, کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو انہوں نے 4 سال کا ان کا ٹینیور تھا, تو پچھلے سال جو بارش ہوئی تھی تو ساری چیزیں ہی سامنے آ گئی تھی. پانی کا مسئلہ جو ہے وہ تو ایز اٹ از ہی ہے, پچھلے 70 سال سے ہے اور ابھی تک ہی وہی چل رہا ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ پانی ٹینکر سے مل جاتا ہے, لائن سے پانی نہیں ملتا. لیکن اگر آپ 70 سال سے خود اعتراف کریں گے پانی کا مسئلہ ہے, نہیں, دیکھیے وہ ایک الگ چیز ہے کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہمارے ڈیفنس جو ایک ایلیٹ کلاس ہی ادھر آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. کراچی کے اندر اور بھی جگہیں ہیں, پانی ہے وہاں پہ, صرف ایک ڈیفنس ہی کیوں کہ ہر تہوار سے پہلے وہ لائن بسٹ ہو جاتی ہے اور پانی نہیں ملتا. پھر ٹینکر کے ذریعے تو پانی مل جاتا ہے, لائن کے ذریعے پانی نہیں ملتا. تو کیوں نہیں ہم ایسا سسٹم کیوں نہیں بنا رہے کہ جسے لائن سے پانی لوگوں کو ملے اور لوگوں کی پریشانی دور ہو. صحیح. آپ عزیز صاحب اس موقف پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اکثر کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کو جب سے میں فالو کر رہا ہوں, ایک ہی چیز سلوگن کے طور پہ نظر آئی, پانی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ افسوس کی بات ہے کہ 70-74 سال گزر گئے, آج بھی ہمارے یہاں الیکشن اور الیکٹورل پالیٹکس پانی کے اوپر ہو رہی ہے؟ یہ بدقسمتی بھی ہے, لیکن دیکھیں ہمارے حقائق سچی بات کرنی چاہیے. پانی کی جو کوانٹٹی ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, اور دیکھیں یہ اس پہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز میں کانسٹنٹلی ہر مہینے جو پانی کی جو اس پہ میٹنگ ہوتی ہے, واٹر بورڈ کے کبھی ایم ڈی بھی آتے ہیں. لیکن یہ جو کراچی کے حالات ہے جس میں 1600 MGD چاہیے اور کراچی کو مل 480 اور 500 MGD رہا ہے. کراچی کو پہلی بات ہے ملی 50%. جو ڈیفینس کا ایریا ہے اس سے MOU سائن ہوا ہے 1999 کا 9 MGD 90 لاکھ KG کا. صحیح. اس وقت 35 لاکھ مل رہا ہے. اس وقت 70,000 سے گھر تجاوز کر چکے ہیں. ڈیمانڈ جو ہے وہ 16 MGD. لیکن کوئی بھی کام, یہ کسی کو بلیم کرنے سے بات کی سالو ہوتی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ڈیفینس کے علاقے کو اور کینٹونمنٹ بورڈ سیکشن کو پانی مہیا نہیں کر رہا ہے, یہ سب کے سامنے فکر. لیکن عزیز صاحب یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ جو پانی ٹینکر کے تھرو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے وہ لائنز کے تھرو نہیں کیا جا رہا. سنیں, یہ جو ٹینکروں کی بات کی جاتی ہے نا, یہ واٹر بورڈ والے جو بناتے ہیں ہائیڈرنٹ کچی آبادیوں کے لیے, اس سے یہ پانی
प्राइवेट टैंकर्स को देते हैं, हमें डिप्राइव करते हैं डिफेंस को। अच्छा, डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन इज वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो विद इन 15 डेज अपना बिल पे करता है, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि हम जो 4-1 करोड़ रुपया महीने का देते हैं इनको, वाटर बोर्ड वालों के पास तनख्वाह नहीं होती, कई लोग कहते हैं यार भाई पहले हफ्ते में आपकी पेमेंट कर, हम पानी देने के बावजूद, पैसे देने के बावजूद ये हमें पानी नहीं प्रोवाइड करते। और वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत छोटा आदमी है इसमें, आप जितना मर्जी ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज वो कोर हेडक्वार्टर्स के नोटिस में भी है, DHA के नोटिस में भी, लेकिन आपके सामने इस शहर के सारी सियासत और मसाइल है। पानी दिन ब दिन गिर गया है, 2008 में 75 लाख गैलन मिल रहा था जो 90 लाख हमारा कोटा था, आज 35 लाख मिल रहा है। लेकिन अजीज साहब सवाल तो ये भी है ना कि आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, आप हुकूमती जमात का हिस्सा थे, तब ये तब्दीली नहीं आ सकी। पानी का इशू मैं मान गया आपकी बात, लेकिन आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते थे तब भी ये तब्दीली ना आ सकी। आज आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे कंटेस्ट करने जा रहे हैं सर, आपको लगता है कि आप लोगों को इस तरीके से काम करने में मदद कर सकेंगे, इनके मसाइल हल करने में मदद कर सकेंगे? हमने पिछले 4 सालों में 2 दफा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है ना 5-5 लाख के ये बोर्ड से प्रूव कराए थे, लेकिन वो ये रिकॉर्ड में पढ़िए, आप आगे मिनट ले सकते हैं बोर्ड के। वो अनफॉर्चुनेटली जब वो गए तो वहां से उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट में इजाजत नहीं है। फिर इधर हमने ये मामला उठाया तो इधर ये जमीन भी एलोकेट कर दी कोर कमांडर, और मगर उसका जो लगाना है उन्होंने कहा कि क्योंकि लैंड जो है लैंड ओनर DHA है, ये लगाए इसको इंस्टॉल DHA। ये एंड ऑफ 2019 इसका टेंडर भी निकल चुका है, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं, आप जाकर अखबारों को दौर में देख सकते हैं, निकला हुआ टेंडर DHA ने किया था। और मगर बदकिस्मती से अब तक उस पे वो अवार्ड किसी को नहीं हुआ। 10-12 कंपनियों ने अप्लाई किया, एग्जैक्ट डिटेल तो DHA से आपने से ये पेपर सब उनके पास है, लेकिन ये हुआ है, जमीन भी एलोकेट हुई है। उम्मीद है अभी मुझे कि ये 50 लाख गैलन का जो है ये इधर लग सकता है, लग जाएगा, जाहिर है उसको टाइम लगेगा। और ये जो DHA का CPC मेनली DHA और इन आबादियों पर कंसिस्ट करता है, जब तक यहाँ डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लगेगा तब तक यहाँ के रिहायशियों का मसला ये हल नहीं होगा। ठीक हो गया। अब वो ये जो है आपके सामने सारी चीजें। मुझे ताहिर साहब से इस पे कमेंट लेने दें कि ताहिर साहब ये क्यों डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लग पा रहे? सर देखिए, मैं आपको पहली बात बताऊं, DHA सिर्फ कराची में DHA नहीं है, लाहौर में भी DHA है, इस्लामाबाद में है, मुल्तान में है, हर जगह DHA है। आप DHA लाहौर को और DHA कराची को कंपेयर करें तो लाहौर में कोई CBC नहीं है, कराची में CBC क्यों है? मैं कहता हूं कि कराची के CBC को ही आप खत्म करें, इदारे को। DHA की जिम्मेदारी है कि DHA ने ये जमीनें बेची हैं, DHA ने पैसा कमाया है, DHA की जिम्मेदारी है कि अपनी वो जो रेसिडेंट्स हैं उसको, जिन्होंने प्लॉट खरीदे उनको पानी मुहैया करे, ये DHA की जिम्मेदारी है। DHA ने क्या किया, एक फलदार दरख्त है, ऊपर का फल DHA खा रहा है, नीचे की जड़ CBC के हवाले कर दी है। तो आप कह रहे हैं नॉमिनेटेड नुमाइंदे और इलेक्टेड नुमाइंदों में बड़ा फर्क है? सर बिल्कुल। और देखिए, जैसे अजीज सुरवर्दी साहब ने फरमाया कि जी वाइस प्रेसिडेंट की भी कोई से नहीं है, ठीक है जी, मैं ये कहता हूं फिर ये इलेक्शन ही नहीं होनी चाहिए। जब आप ये इलेक्शन करा रहे हैं, अवामी नुमाइंदे आ रहे हैं, तो ये अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सारे उसके खर्चे अखराजात पूरी चेक एंड बैलेंस सारा कुछ हो। अब अवामी नुमाइंदा अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई एडवाइस देता है या कुछ होता है तो उसको वो हटा देते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। हमारा यहाँ पे इतना वो जो आ रहे हैं टाइम जाया करके, हम जो आ रहे हैं, हम किस लिए आ रहे हैं? हम इसलिए आ रहे हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर जैसे सुरवर्दी साहब बता रहे हैं कि जी कोई काउंसलर की तो कोई से ही नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की भी से नहीं है, तो भाई CBC के इदारे को ही खत्म कर दो ना, सीधा सीधा DHA के अंडर में आए। DHA की जिम्मेदारी है कि मजीद कंस्ट्रक्शन की इजाजत ना दे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए फर्दर, नहीं, जब तक आप सिविक एमिनिटीज पूरी प्रोवाइड ना करें। आप DHA के अंदर चले जाएं, यहाँ एलिट क्लास है, सबसे महंगी जमीनें खरीद के लोग यहाँ पे आए हैं अपने सुकून के लिए, ना कि वो सुबह उठें तो उनका यही काम है कि 9 बजे वो बैठे हुए अपने टेलीफोन के अंदर ऐप वो डाउनलोड कर रहे हैं कि जी पानी के टैंकर के लिए। जो टैंकर ये फ्री में दिया करते थे उसके इन्होंने पहले 500 रुपए बढ़ाए, फिर अभी इन्होंने 750 रुपए कर दिया।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ جو لے رہے ہیں یہ کس مد میں، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے پیسے لے کے ہم اتنا واٹر بورڈ کو پیمنٹ کر کے ہم پانی لے رہے ہیں، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ لائن سے پانی دیں نا، ٹینکر سے کیوں دیں؟ ٹھیک ہے عزیز صاحب، فائنل کمنٹ دے دیں، مجھے صرف اس بات کا ذرا خلاصہ کر دیں کہ کیا نومینیٹڈ نمائندوں کے آگے الیکٹڈ نمائندوں کی کوئی بات رکھی جاتی ہے یا ان کی کوئی سے ہوتی ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے، میری ملاقات ہوتی ہے طاہر بخش، لیکن طاہر بخش صاحب، سر جی طاہر بخش صاحب، یہ ہمیں تو معلوم ہے نا کہ نظام کیا ہے، اس میں کنٹرول کس کا ہے، اور جو سویلین نمائندے ہیں ان کے، ان کو میں ریفر کر دیتا ہوں سیکشن 51 کی طرف اور سیکشن 25 کی طرف، جس کے تحت اگر 25 ممبر کا بورڈ ہوتا ہے، 12 الیکٹڈ ہوں گے اور 12 نامینیٹڈ اور ایک پریزیڈنٹ آف دا بورڈ، اگر 24 کے 24 جس میں نامینیٹڈ کیا وہ ایک بات کہے کہ ہونی ہے اور پریزیڈنٹ ریجیکٹ کرتے تو وہ نہیں ہوتی. اچھا، ویٹو پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے. ہاں، ان کو پتا، لیکن یہ پلین اسی لیے ڈیفینس میں ایک بندہ پورے پاکستان میں بھی سلسلہ ہو گیا کہ بس تنقید کرو، اور کسی نے نہیں کیا کہ یہ سسٹم ہے کیا، اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں، بڑی لمیٹڈ آپ کے پاس، جس سے آپ کے پاس مینور کرنے کا روم ہے. ٹھیک ہے، پانی کا مسئلہ جو ہے وہ جب تک اس پہ، یا تو میں سویلین وائس پریزیڈنٹ تھا، میں نے ہم کو والوں کو بھی بلا لیا تھا، وہ بھی پلانٹ لگانے کو تیار، اور وہ پھر ایکچولی وہ ہمیں ادھر اس کو ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا گیا. سویلین کے پاس ہو تو یہ مسئلہ میرے خیال میں حل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے، ہم خود بھی یہاں رہتے ہیں، ہمیں الیکٹ بھی لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ جو نمائندے ہیں الیکشن لڑ تو سب رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر سسٹم کیا ہے، آگے ہونا کیا ہے. اگر یہ آگاہی اس کے بارے میں حاصل کرے تو یہ جو باتیں ہیں ادھر یہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اپروول نہ ہو. بالکل ٹھیک، آپ کو سمجھے نا، میں سمجھ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور کافی آپ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کافی کچھ کہہ دیا، اور یقین طور پہ یہ جو ایشو ہے شاید اسی بات کا منتظر ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں. عزیز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمیں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اصل حقائق کیا ہے ڈی ایچ اے اور سی بی سی کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ عزیز صاحب. مجھے جی طاہر بخش صاحب، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جیسے عزیز سہروردی صاحب نے فرمایا کہ جی جو الیکٹڈ نمائندے آئیں گے ان کی کوئی سے نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اس چیز کے لیے میں جو خاص طور پہ آیا ہوں الیکٹ ہونے کے لیے، صرف اسی لیے کہ میں اندر جاؤں گا انشاءاللہ، اور میں یہ بات کو کرنا ہے کہ جی ہماری سے ہونی ہے. جب ہمارا پراپرٹی ٹیکس، کنزرویٹی ٹیکس، ہر قسم کے ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں، اور سی بی سی کے پاس یہ ٹیکسز پہلے سے سارے کلیکٹ کیے ہوئے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈی ایچ اے بھی آپ دیکھیے نان یوٹیلائزیشن فنڈ یہ لے رہے ہیں جو اوپن پلاٹس ہیں، اس کی مد میں یہ لاکھوں روپے یہ کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی بی سی کو ہی اگر آپ نے نہیں مطلب ہے بولنے دینا کسی کو، تو سی بی سی کے وجود ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا. مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر، ایک بریک لینا ہے کیونکہ بریک کے بعد ہم فنکشنل لیگ کے کچھ ممبران ہیں ان کو ذرا شامل گفتگو کریں گے، کیونکہ جو صورتحال ہے، کلفٹن کینٹ کی بات کریں، فیصل کینٹ کی بات کریں، ملیر کینٹ کی بات کریں، تینوں میں جو مسائل ہیں کچھ حد تک مشترکہ تو ہیں، لیکن ان کی جو ڈائنامکس ہیں بڑی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم ذکر کریں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کا، اور اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی گہما گہمی تو ہر طریقے سے نظر آ رہی ہے، لیکن آخری میں اس کا حل کیا ہے، اور حل تلاش کرنے کے لیے آج ہم یہ پروگرام کریں. شکیل صاحب، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہے. مسلم لیگ فنکشنل کی سیاست اور پولیٹکس کو دیکھا جائے تو کراچی کی سطح پہ اتنی زیادہ سرگرم نظر نہیں آتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ فنکشنل اس الیکشن میں بڑی سائزبل کامیابی ہونے جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلوایا اور اس قابل سمجھا کہ ہم جو تھوڑی بہت اسپیچ ہے وہ ہم اپنے عوام تک پہنچا سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تقریباً مجھے جس ایریا میں رہا ہوں اس پر ہو گئے ہیں 25 سال،
पानी 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 सेवरेज पानी, ये क्या चल रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं? क्या इसी को ये सब पैदागिरियां कहते हैं? मकसद ये कि इसका हल हमारे जो पीर साहब ने जब हमें यहाँ लेकर आए हैं, वो सिर्फ यही मामलात हैं कि लोगों के ये जो मसाइल हैं, सारी पार्टियां आ गई हैं, सब ने अपनी हुकूमतें करी हैं, सब ने अपना पावर बैंक दिखाया है, लेकिन मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है। हमारे पीर साहब ने अब इसी वजह से हमें यहाँ पे भेजा है कि आप जाएं और अपने मसाइल जो है डोर टू डोर जाके, ये नहीं कि 5 साल बाद दोबारा आपने शक्ल दिखानी है। जिस एरिया से मैं खड़ा हो रहा हूँ, आज भी मैं उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा हूँ तो वहाँ पे भी आज भी नाले उबल रहे हैं, पानी नहीं है। आप राशिद मिनाज के एरिया से? राशिद मिनाज रोड सनी प्राइड प्रोजेक्ट्स में मैं तो आप तो जब जिस इलाके से वैसे ही आप ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं, वहां तो वैसे ही तामीरात और काफी ज्यादा तामीरात हो चुकी है, वहां पे तो वैसे ही अब जगह की तंगी हो चुकी है, तो किस तरीके से तब्दीली लाने जा रहे हैं आप? तब्दीली यही होगी कि हमें खुद ऑन ग्राउंड उतरना पड़ेगा और वो दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे जहाँ से ये जो लोग एसी के रूमों में बैठे रहते हैं, हमारे मसाइल हल नहीं कर रहे होते, उनके जो भी जो दरवाज़ा है वो मैं आवाम को बताऊंगा कि कौन से दरवाजे पे हमें जाना है और जहां से ये मसला हल होगा। लेकिन शकील साहब, आप जो मसाइल की बात करें ना, आज जिस इलाके का आप जिक्र करें, तस्करा कर रहे हैं, वहां पे गैर कानूनी तामीरात का एक बड़ा जाल है। वहां पे आपको जो सड़कों के ऊपर जो मामलात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। जहां सेवरेज की लाइन होनी थी, वहां पे सेवरेज की लाइन की जगह अब 10-10, 12-12 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। जहां दूसरे मामलात है, पानी की लाइनें गुजरनी थी, वहां पे तो सूरत हाल ऐसी खराब है कि वो पानी की लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं। उन इलाकों में अब ग्राउंड्स मौजूद नहीं, खेल कूद की तफरीह के मुकामात मौजूद नहीं। किस तरीके से तब्दील करेंगे? बड़ी लॉबी है आपके सामने। तो तब्दीली जो तब्दीली आएगी वो वर्बली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए हमें खुद निकलना पड़ेगा, हमें वाटर बोर्ड को हिलाना पड़ेगा। कौन सी चूड़ी कहाँ टाइट होती है और कौन सी चूड़ी में कितना पैसा मिलता है, ये उन अनासिर को मैं पकड़ के आवाम के सामने ना पेश किया तो मैं अपनी तहरीक से रिजाइन दे दूंगा। लेकिन आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वाटर बोर्ड में जो तकर्रियां की गई हैं वो किस पार्टी की जानिब से की गई हैं? वो पार्टी आपको कामयाब होने देगी, आपको लगता है? देखिए, इंसान को है ना वादे नहीं, कोशिश करनी चाहिए। वादे टूट जाते हैं और कोशिश कामयाब हो जाती है। मैं इतनी सी बात करूँगा। हमारे वहाँ जो असल जो पानी की शॉर्टेज, सेवरेज का निज़ाम, ये सारा डिपेंड करता है कंटोनमेंट बोर्ड पे तो करता है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारा वाटर बोर्ड है। वाटर बोर्ड मेंटेनेंस, हमारी यूनियन मेंटेनेंस, सब प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस लेती है। शकील साहब, ये तमाम बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन जो मसाइल की निशानदेही आप कर रहे हैं वो आपके हाथों में तो नहीं है। गुजर साहब, अगर मैं आपको पूछूं, ये पानी का जिक्र हो रहा है और आज इलेक्शन जो कैंटोनमेंट बोर्ड का हो रहा है वो पूरे का पूरा पानी के ऊपर हो रहा है। इसमें जो असल स्टेक होल्डर है वो सूबा सिंध में जो मौजूदा हुकूमत है वो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आपकी पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो सरेआम सबको पता है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी से आप ये मामलात हल करा सकेंगे? K4 का जो मंसूबा है, जो दीगर पानी के बड़े मंसूबे कई सालों से वो रुके हुए हैं, आप उनको हल करा सकेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सबसे पहले पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कराची के अंदर लोगों को खड़ा किया वाम की खिदमत के लिए। उसके बाद रहीम साहब का, सरदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, बात पानी के इशू की नहीं है सर, आप दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जाते? एक छोटे वन बे लॉन्च के गए वहाँ पे हमारे जोर के अंदर, उनके टैक्स बिल आप देखें माफ़ हुए हैं। फिर दूसरे मसले ये हैं, बिजली के बिल वहाँ इतने आ रहे हैं जो गरीब आदमी की सोच से बाहर हो जाते हैं। एक कमरे का घर होता है, उसको कंडोमेंट टैक्स कितना भेज रही है आप चेक करें। कंडोमेंट की किताब में वो टैक्स माफ़ है, लेकिन उसको टैक्स फिर आ रहा है सालाना, कोई 12,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है। और ऐसे ही बिजली का हिसाब चल रहे हैं आप। एक छोटे घर में एक पंखा चल रहा होता है, एक वहाँ पे मेरा ख्याल सेवर चलता है, जहाँ 2 सेवर लगा ले आप, उसका बिल 6,000 7,000 आ रहा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही, हमारे जितने कंडोमेंट में काउंसलर खड़े हुए हैं ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे? पानी का तो इशू चल रहा है, हमारे शुरू से चल रहा है, मेरा ख्याल हमारे बड़ों से भी, शुरू से भी। लेकिन दूसरे इशू भी तो है ना सर। कंडोमेंट के एरिया में आप नीचे उतरेंगे तो आपको गटरों प्ले मिलेंगे। फिर लो आ वाली बात मैं दुरुस्त मानता हूँ, जहाँ पे गटर बनना था वहाँ लोगों ने अपना घर बना लिया है, किसी ने वहाँ दुकान खोल ली है, किसी ने वहाँ पे कोई कब्जा कर लिया है, कुछ कर लिया है। पानी के इशू के पीछे जितने दोस्त भाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ देखे ये आज से नहीं है। पीपल्स पार्टी ने देखे बोला लोगों को हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको पता हो इस काम में आके फेल हो चुकी है।
कोई भी जौहर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं कर अब्दुल सके। सत्तार गुज्जर साहब, आप तो जौहर के कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं, वहां तो सूरत हाल और भी खराब है, क्योंकि वहां पे तो सड़कें भी गायब हो चुकी हैं। बहुत सी सड़कें जो जौहर की होनी चाहिए थी, जो नक्शे पे नजर आती हैं, वो सड़कें आज हमें सड़क पे नजर नहीं आती। सर वो इसी वजह ना, देखे कोई हमें अच्छा मिला ही नहीं हुक्मरान। अगर अच्छा कोई काउंसलर होता, वो मेहनत करता इन चीजों का, अगर 5 साल इलेक्शन जीत के घर बैठ जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा मेरे इलाके के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसका काम में मैं वहां से अगर एक दिन में 12 तारीख को हम इलेक्शन में जीत के घर बैठ जाते 5 साल के लिए, तो ज़ाहिर फिर ऐसा ही होगा। देखे ना आप, पीपल्स पार्टी का देख लें या अपना पीटीआई का देख लें, जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान एमकेएम का देख लें, आपको इलाके के अंदर 5 साल में कभी कोई काउंसलर नजर नहीं आएगा। तो सर फिर मसले यही होगा, जब इसका कोई चौकीदार नहीं जाके चेक करेगा भाई वहां पे क्या हो रहा है, गंदगी है क्या नहीं, तो सर फिर कब्जे तो होंगे। लेकिन अब्दुल सत्तार गुज्जर साहब, जो आप फरमा रहे हैं ना, ये बातें सुनने को तो बहुत अच्छी लगती हैं, बल्कि मोटिवेशनल के हवाले से बहुत ज़बरदस्त नज़र आती हैं। ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। जो इन इदारों का जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी मैं आप कह रहे हैं कि हम जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम कोशिश करेंगे, उनमें तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली तो आखिर तब आ सकेगी कि जब वहाँ पे जो मौजूद अमला है वो आपके काबू में हो, कंट्रोल में हो। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जो अमला जिससे आप फेस करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद, जो भी कैंडिडेटों का जो फेस करेगा, वो उसके काबू में तो नहीं है, क्योंकि ये अमला भारी रिश्वतें देके इन दफातर में, इन कुर्सियों तक पहुंचा है। आपकी वो कैसे सुन सकते हैं? सर बात तो हमारी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनकी बात का कोई नहीं, मेरा ख्याल है कोई रद्द नहीं कर सकता। अगर हमारे ऊपर है, हम मिलके वाम के साथ निकलेंगे इन चीज़ों में, जो लोगों ने 15-20 साल से जो गंदगी मचा दी है इलाके के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला अगर वाम हमें वोट देके कामयाब करती है तो खाली सतार नहीं है वहाँ का काउंसलर, वहाँ की टोटली वाम काउंसलर होती है। देखें वाम वोट किस लिए देती है काउंसलर को। अगर हम कंडोमेंट जाएँ, उनके इशू क्या है, आप यहाँ तो पानी की बातें हो रही हैं, आपको सर पता नहीं उनके इशू क्या होते हैं। एक तो उनके बिल के इशू होते हैं, एक जब अगर वो घर सेल करते हैं तो कंडोमेंट जाते हैं तो वहाँ करप्शन मांगी जाती है। एक तीसरा काम है, अगर वो बिजली का बिल सही करवाने जाते हैं वहाँ उससे करप्शन मांगी जाती है। आपके इलाके के अगर मैं बड़े मसाइल को अगर पूछूं तो कौन से बड़े मसाइल? सर हमारे इलाके में सबसे बड़े मसाइल जो कंडोमेंट के जो टैक्स के बिल आते हैं, जो सालाना क्या 6 महीने बाद ये बढ़ा के बैठ जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। पानी का तो इशू देखे सर, ये हमारे बड़े से भी चल रहा है, लेकिन पानी के इशू के पीछे हम लगे रहेंगे तो गरीब आदमी पीस जाएंगे। गरीब आदमी का देखें, एक रोजगार होता है, सुबह ठेला लगाता है, शाम में घर आता है, अगर 1 महीने बाद उसको 6,000 एक छोटे घर का बिल आ जाता है तो आप मुझे बताएं बेचारा क्या करेगा। शकील साहब, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, आपको लगता है कि वहां पे जो मौजूद बिल्डर हजरात हैं, और हमें ये भी पता है कि उन नालों के ऊपर तामीरात की इजाजत किसने दी और किसके दौर में दी गई, वो आवाम भी जानती है, आपको लगता है कि ये जो तामीरात हो चुकी हैं, अब तो आप गिरा नहीं सकते इन तामीरात को, इस पे कोई हिकमत अमली बनाई जा सकती है? क्योंकि अब जो नई लाइंस डालने का प्रोसीजर होगा, नए सेवरेज के निज़ाम को बनाने का प्रोसीजर होगा, ये दिनों का काम तो नहीं है, तो सालों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो बन चुकी हैं, हमें असल उस शख्स को पकड़ना है जिसने ये लोगों से पैसा लेके। आप कहाँ से पकड़ेंगे आप? ये तो हुकूमत का काम है ना, हुकूमत। तो फिर सर हुकूमत का अगर काम है तो फिर आप कैसे पकड़ेंगे? जो टैक्स ले रही है कंटोनमेंट फैसल बोर्ड, वो क्यों ले रही है? अगर गैर कानूनी है तो उसका टैक्स भी नहीं आना चाहिए ऑन ग्राउंड। टैक्स क्यों ले रही है अगर इनलीगल है? इनलीगल था, अलादीन पार्क था, देखिए आज सफाई हस्ती से मिट गया है वो। सिर्फ अलादीन पार्क इलीगल था? और भी बहुत सी जगहें हैं। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो काबिल एहतराम है, अगर वो ऐसे स्टेप ले तो हम उनके साथ खड़े। अगर मैं ताहिर साहब आपको पूछूं, ये इलीगल तजावुजात का जिक्र तो पहले कराची के दीगर शहरों में होता, इलाकों में होता था, आज क्लिफ्टन में भी इस तरह के बड़े सारे मामला आते हैं। पहले डीएचए के अंदर सूरत हाल ये थी कि आप एक अपनी मर्जी से के उनकी इजाजत के बगैर खिड़की नहीं निकाल सकते, लेकिन आज क्लिफ्टन में डीएचए में जो सूरत हाल है, वहां पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल की तमीज खत्म हो चुकी है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इंडस्ट्रियल जोन की भी तमीज खत्म हो चुकी है तो भी गलत ना होगा। ये भी तो बड़ा चैलेंज है ना एक। अगर आप ये क्लिफ्टन के लिए कहेंगे तो वो बात सही है, लेकिन डीएचए के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक। अब मैं जो आपको यहाँ आया हूँ तो मुझे जो है ना अपने डीएचए के और मसाइल हैं, पानी तो एक था ही अलग। ठीक है। मैं जो दूसरे मसाइल के हाईलाइट करने के लिए आया हूँ और जिसको हमने सॉल्व करना है इंशाल्लाह। सबसे बेहतर पहले तो ये है कि जी जो ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो पिछले टेन्योर में बनाया गया था, तो जिसका डीएचए ने गन पॉइंट पे पैसे लिए हैं, चाहे जिसके घर के आगे वो नाला बना या नहीं बना,
1000 गज वाले से 1.5 लाख रुपए लिए इन्होंने, और 500 गज वाले से 75,000 रुपए लिए। लेकिन ताहिर साहब ये तो कहाँ की समझदारी थी कि सड़कों को खत्म करके सीवरेज बना दीजिए? सर देखिए, ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, आप भी दुनिया घूमे होंगे, हम भी घूमे हुए हैं, ये ऐसा कहीं पे भी नहीं है। फिर मजे की बात है जो ये पिछले टेन्योर में देखिए, बात ये है कि जब काउंसलर की से नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की से नहीं है, तो जब स्टेशन कमांडर, तो स्टेशन कमांडर को समझाना भी तो है, हम नहीं है। अब उन्होंने अरबों रुपए की ये मशीनरी ले ली है जनाब, जो मशीनरी अभी जो ये 2 दिन की बारिश हुई है उसमें वो इस्तेमाल हुई है। और मजे की बात आपको बताऊं, जो इन्होंने हैवी पंप्स और बड़ी बड़े ट्रक्स इन्होंने जो बाउजर वो खड़े कर दिए सक्शन पंप के तौर पे, तो वो ये था कि जी 3-3 आदमी डिप्यूट कर दिए गए हैं हर पंप के ऊपर कि भाई बारिश होगी तो तुमने पंप चला के और पानी इधर से उधर आगे करना है। भाई ये जब आपने अरब रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिया तो आपने ये सिस्टम को क्यों नहीं सही किया? मेरे पास सोल्यूशन है, मैं बताता हूं आपको कि ये जो आपने सड़क के दरमियान आपने बना दिए, जो गाड़ियों के टायर भी खत्म हो रहे हैं, सस्पेंशन भी खराब हो रहे हैं, और कोई उसके ऊपर गाड़ी चलाने के लिए भी तैयार नहीं होता, साइड पे चलता है वो एक ही लेन चल रहा है। चलिए, किसी गाड़ी टायर का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का तो फायदा हो रहा है। जी हाँ, बहुत मुमकिन है कि उन्होंने ब्राइब किया हो, ये इस किस्म का अनोखा जो ये सिस्टम लेके आए हैं, जो किया कहीं पे भी नहीं है मेरे भाई। आप हमारे पास अभी है सोल्यूशन, इंशाल्लाह, चाहे मैं इलेक्ट होता हूं नहीं होता हूं, मैं इनको बताऊंगा। लेकिन मसला यही आ जाता है कि वो कहते हैं आपकी से नहीं है। दूसरी चीज है जी गार्बेज कलेक्शन का, एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, आज से 10 साल पहले था, वो बिल्कुल ठीक था, कोई किसी को तकलीफ नहीं थी, सब कोई अपने घर के बाहर एक वो टोकरी में डाल देते थे, उनकी गाड़ी आती थी वो उठा के ले जाते थे। अब जाके देखिए आप DHA के अंदर हर गली कोने के अंदर गार्बेज फैला हुआ है। वो इन्होंने अफगानियों को ठेका दे दिया है, अब वो अपनी वो बाइक्स लेके आते हैं, पीछे वो ठेला लिया हुआ वो उठाते हैं, अब वो 2-2 दिन भी नहीं आते। फिर ये स्ट्रे डॉग्स का बहुत मसला है जी, जो फजर की नमाज के लिए निकलते हैं, जो जाते हैं, आपने देखा पिछले दिनों भी हादसात हुए हैं, तो ये स्ट्रे डॉग्स को भी मतलब है खत्म करना, ये भी एक आवाम की बड़ी वहां पे परेशानी है। सर कुछ लोग फजर की नमाज से कबल घर वो लौट रहे, तो उनके लिए तो मसला है ना? जी बिल्कुल, ऐसा भी है, जो नाइट ड्यूटी पे होते हैं उनके लिए भी मसला है, तो मसला सबके लिए है। फिर स्ट्रीट लाइट्स का आप देखिए, पोलों के ऊपर एक स्विच लगा दिया गया है जिसको प्रॉपर्ली स्क्रू टाइट ही नहीं किया हुआ, वो हिलती रहती है। अब वो उसको अब ऑन ऑफ करेंगे, 4 दफा करेंगे, लाइव वायर निकल के पोल को लग जाती है। ये पिछले दिनों हुआ है जी, हमने कंप्लेन की और 4 दिन के बाद ये CBC के बंदे आए हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। भाई दुनिया कहां चली गई है, हम अभी तक इन स्विचों में अटके हुए हैं। इसका सॉफ्टवेयर आता है, आप एक सॉफ्टवेयर लगा दीजिए, पूरे वार्ड 3, वार्ड 4 सारी लाइटें एक दफा में ऑन होंगी, एक दफा में ऑफ होंगी। चलिए, सॉफ्टवेयर की बात आपने कर दी, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करने का तो मामला यहाँ भी नजर आते हैं। इसको कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में चंद ही लम्हात रह गए हैं और इसमें कोशिश तो यही की जा रही है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स को अपनी तरफ रागिब कर सकें। लेकिन एक बड़ा मसला गुज़िश्ता इलेक्शंस में ये रहा कि जो वोटर टर्नआउट था वो काफी हद तक कम था। इस बार इलेक्शंस में क्या वोटर टर्नआउट बेहतर हो सकेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फ के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो यकीन तौर पे जो इन इलाकों के जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि सही नुमाइंदगी नहीं हो पाती। पिछली बार भी जब कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हुए थे तो बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो महज चंद 100 वोट लेके कामयाब हो गए थे। इस बार का वोटर टर्नआउट बेहतर रहेगा या नहीं, इसके ऊपर जरा जान लेते हैं। अगर मैं सत्तार गुजर साहब आपसे जानूं कि आपके एरिया में इस वक्त कितने सारे लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए, और आपको क्या लगता है कि इस बार वोटर टर्नआउट किस तरह का रहेगा? सर मैं तो आपसे एक बात करूं, वोट जो है ना वाम से बहुत परेशान आ चुका है। इसलिए परेशान आ गया, वाम जब किसी को वोट देती है, काउंसलर बनाती है, तो 5 साल वो तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता उसको। इस वजह से मुझे नहीं लगता यार कि इतना वोट बाहर निकल सके। वोटर टर्नआउट के हाल से आप ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रहे? जी कम लोग निकले। लेकिन जब वोटर टर्नआउट और वोटर लिस्टों के तो इश्यूज तो आप सब कह रहे हैं, अक्सर कैंडिडेट्स इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं कि वोटर लिस्टों में भी मसाइल हैं, शिकायत हैं। इसमें अगर वोटर नहीं निकलता घरों से, तो आपको लगता है कि एक इलाके में जहां पे 20-25 हजार लोग की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें चंद 100 वोट लग के अगर कोई कामयाब हो जाता है तो वो उस तरीके से डिलीवर कर रहा होगा? आपको लगता है? आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन वाम तो सर निकालना तो इंशाल्लाह सर कोशिश करेंगे, लेकिन वाम की जो बात है वो काउंसलर कोई नहीं मानता। जैसे मुझे उन्होंने दे दिया वोट, अब मैं 5 साल जाके घर पे सो गए, उनके काम नहीं कर रहा, तो फिर दूसरा वोट
किसी के लिए कैसे निकलेगा? असल में दूसरों का किया हुआ हमें भुगतना पड़ रहा है। आप देखें ना, जैसे हमारे बोर्ड का इशू आ रहा है, आप निकलेंगे घर से बाहर? इंशाल्लाह ताला हम ना निकले तो फिर आवाम नहीं क्या? ना निकले तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो बड़े हैं पीर साहब, जो उनकी कितनी कनाएं, तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे आप घर बैठे। आपको ये चीज का आपको पता होना चाहिए, जो पीर साहब ने बोला है, इसी वजह से कराची के अंदर कभी हिस्सा नहीं लिया था कंटोनमेंट के इलेक्शन में, तो इस बार इसलिए लिया गया। पीर साहब के पास, सरदार साहब के पास बड़ी शिकायतें गई हैं अवाम की, सर अब हम सिंध छोड़ के कहीं चले जाएं। ये बात मैं बिल्कुल तायद करूंगा कि ये बड़ा जबरदस्त इकदाम रहा मुस्लिम लीग फंक्शनल का कि इस बार जो ग्राउंड खाली छोड़ा जा रहा था, इस पे कुछ एक्टिविटी नजर आई, और यकीनी तौर पे कामयाबी नाकामी तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट सिलेक्ट होकर आते हैं इससे प्रेशर जरूर बनता है और शायद आवाम का इसमें भला हो जाता है। साहब, अगर फाइनल कमेंट के तौर पर कहूं, आपको लगता है कि आपके हल्के में, आपके वार्ड में आवाम निकलेगी संडे के रोज और वोट डालेगी? इंशाल्लाह जी निकलेगी, लेकिन मैं अपने वार्ड के और तमाम मतलब क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जो 10 वार्ड्स हैं, मैं सारे रेसिडेंट से ये अपील करता हूं कि खुदा के लिए आप लोग निकलिए और अपना इतवार का दिन आप थोड़ी देर अपनी कुर्बानी दे दें। आप 5 साल आराम से रहेंगे अगर सही कैंडिडेट मुंतखब होके आ गए। अगर आप नहीं निकलते हैं और वही आ जाएंगे कि जो 2-4 टैंकर वो दोस्तों यारों में बांट दिए, या किसी का गटर वगैरह साफ करवा दिया, या कुछ हो गया, अगर वही लोग आ गए तो मैं आपको यकीन से कहता हूं ये यही रोना रोते रहेंगे कि जी हम क्या करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारा तो जाना ही बेकार है, सैलरी भी नहीं मिलती। क्लिफ्टन कैंट का बजट के हवाले से भी काफी सारी बातें हैं सर। जितना बजट है आप देखिए, ये जो रोड्स की अभी रिसेंटली कारपेटिंग होगी जिस कॉन्ट्रैक्टर की, भाई आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते क्यों हैं? आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए जिसके साथ ये हो कि भाई अगर ये रोड इतने पीरियड से पहले खराब हो गई, या पानी का फ्लो पूरा वहां पे जहां पे वो गटर्स हैं, जहां पे मेन होल्स बने हुए हैं, अगर उसका फ्लो वहां तक नहीं होगा पैसे नहीं दिए जाएंगे। सर, इस तरह की बातों को संजीदा लेके हमने देखा कि गुज़श्ता रोज बारिशों के दौरान भी सड़कें तामीर की जा रही थी, लोग फिर कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा संजीदा हो जाते हैं सर। लेकिन शकील साहब, मेरे पास एक आखिरी फाइनल मिनट रह गया है, जरा इसके बारे में बता दें कि राशिद मिनाज का एरिया बहुत हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, आपको लग रहा है कि इसमें से पहले तो बता दें कितना वोटर एक्सपेक्टेड है और कितने वोटर रजिस्टर्ड है उस एरिया में? टोटल वोटर हमारे जो हैं 18,700 हैं, जो वोटर लिस्ट के हिसाब से आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी आपने लास्ट मिनट दिया, मैं सिर्फ इतनी सी आवाम से इल्तिजा करूंगा, आपने सबको देख लिया, सबको चेक कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप हमारा है इस कराची के अंदर, सिंध में तो हैं लेकिन कराची की आवाम भी हमारी आवाम है, सारे सब स्पीकिंग वाले हमारे भाई हैं, लेकिन एक दफा हमें मौका जरूर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का जिन्होंने आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया और जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। ये बात बहुत अहम है कि हमारे जो मसाइल हैं वो दरअसल वो मसाइल हैं जो शायद एमएनएस और एमपीएस के हल करने के नहीं है। कानून साजी में शायद हमारा इस वक्त जो रुझान है अवाम का वो इतना ज्यादा नजर नहीं आता। अवाम का जो असल मसला है वो ये कि जो उसकी जिंदगियों को आसान बनाने के जो मामलात हैं, जो उसके रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो हल, और वो हल होंगे जब ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होते हैं। इसमें उम्मीद है अवाम के लिए कि शायद वो जो जिसको मुंतखब करके ला रहे हैं उसके बारे में जाके उसको घर पे जाके सवाल पूछ सकते हैं कि ये काम जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। उम्मीद है कि शायद इस बार कोई बेहतरी आ जाए। इलेक्शन का वक्त बहुत करीब आ चुका है और चंद ही लम्हे रह गए हैं इलेक्शन में। इस वक्त अगर जब प्रोग्राम एंड हो रहा होगा तो मुझे यकीन है कि चंद ही घंटे हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन भी अब अपने इख्तिताम पे आ रही है और कल के बाद जो संडे का रोज है इसमें बड़ी तादाद में वोटर निकलेगा और कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में अपना हिस्सा डालेगा। लेकिन यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां वोटर का अपने घरों से निकलना, वोट डालना जरूरी है, वहां पे इस बात की भी खातिर खा केयर की जाए कि कोविड एसओपीस का भी भरपूर तौर पे ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहां जिस तरह का जो इलेक्शंस होते हैं इसमें कहीं ना कहीं खदशात होते हैं कि अगर आप अपनी एहतियात ना करें तो ये मामला बिगड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।